नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम छात्र और इंग्लिश मीडियम छात्र दोनों के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो किस तरीके से आएगा, किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे रिमेनिंग 70% सिलेबस के बारे में और रिड्यूस 30% सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं। तो आप देख सकते हैं विषय हिंदी कक्षा 10 खंड आ। कहने का मतलब यह जो प्रश्न पत्र है आपके 2 खंडों में आएगा। खंड आ जिसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब 20 नंबर का यह आपका खंड होगा। कहने का मतलब 20 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले खंड आ का जो पहला प्रश्न है वो है आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ये 2 ही युग पढ़ने हैं। इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। टोटली 5 प्रश्न 5 अंक का ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है वो है आपका हिंदी पद। ठीक है, हिंदी पद मतलब हिंदी काव्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल 2 ही काल इसमें पढ़ने हैं। इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न, टोटल जो 5 अंक का हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के। ठीक है, 3 नंबर का हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वह विकल्प वो होगा आपका रस से संबंधित, जिसमें आपका हास्य और करुण रस से संबंधित होगा। ये आपको इसमें 2 ही रस आपके पढ़ने। क्या क्या पढ़ना है? परिभाषा, उदाहरण और पहचान। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न इसमें आएगा वो होगा अलंकार। ठीक है, इसमें अर्थालंकार, इसमें उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, इसमें भी लक्षण और उदाहरण। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आएगा वो छंद। इसमें आपको 2 ही छंद पढ़ने, सोरठा और रोला। ठीक है, इसके लक्षण और उदाहरण। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपके इसमें से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपको बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपके 4 प्रश्न इसमें 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। और किस किस पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो समझ लें आप। पहला जो प्रश्न होगा वो होगा आपका उपसर्ग पर। उपसर्ग में आपको कौन कौन से उपसर्ग पढ़ने हैं? आ, अन, अधि, अप, अनु, अप, सह, निर, अभि, परि, सु आदि। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न प्रत्यय पर आएगा 1 नंबर का। उसमें आपको कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं? सबसे पहले आई, त्व, ता, पन, वा, हट और बट आदि। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आएगा 1 नंबर का वो होगा समास पर। आपको 2 ही समास पढ़ने हैं इसमें, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, इस पर 1 प्रश्न आपका आएगा। नेक्स्ट है आपका घ। इसमें आपको तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द ये आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, जिस पर आपका 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें संस्कृत व्याकरण की। तो संस्कृत व्याकरण में आपके मतलब 5वां प्रश्न जो होगा उसको 3 प्रश्न इसमें होंगे 1-1 नंबर के। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। पहला प्रश्न जो होगा वो होगा आपका संधि से संबंधित। इसमें आपको कौन सी संधि पढ़नी है? यड़ संधि। ठीक है, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। ठीक है, इससे संबंधित आपका 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, उसके बाद खा नंबर की बात करें शब्द रूप। शब्द रूप में आपका कौन कौन से शब्द रूप आपको पढ़ने हैं? फल के पढ़ने हैं, मति, मधु एवं नदी। ठीक है, सभी व्यक्तियों और रूपों में। ठीक है, इससे संबंधित आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद धातु रूप में आपका पट और हस के केवल आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको 5 प्रकार के लकार पढ़ने के बाद लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लट लकार और लंग लकार। ठीक है, ये आपको 5 पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो रहा आपका खंड आ। अब बात कर लेते खंड बा की, जो आपका थ्योरेटिकल प्रश्न में मतलब प्रश्नोत्तर होंगे और ये आपका पूरा जो है 50 अंक का आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं खंड बा का जो पहला प्रश्न है उसमें से क्या आएगा। पहला प्रश्न आपका गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब आपका कोई गद्य की किताब में से आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पर संबंधित आपके 3 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन मतलब जो है 2 अंक का हो जाएगा। टोटल जो आपका 6 अंक का ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न आएगा वो पद्य में से आएगा। ऐसे ही आपको उसमें से पैराग्राफ दे रखा होगा। पैराग्राफ पर संबंधित आपके 3 प्रश्न दे रखे होंगे और तीनों प्रश्नों के आप उत्तर देंगे और एक प्रश्न का जो 2 अंक का होगा तो टोटल ये 6 अंक का हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न इसमें आएगा वो होगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। कहने का मतलब संस्कृत का एक आपको पैराग्राफ दे रखा होगा जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, और संदर्भ सहित। ठीक है, संदर्भ भी लिखना होगा कि कौन से पाठ से आया, किस बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ जो होगा वो आपका 2 अंक का होगा और हिंदी में अनुवाद होगा वो 3 अंक का होगा। टोटली 5 अंक का हो जाता है। ऐसे ही आपका चौथा प्रश्न बनेगा संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। कहने का मतलब एक श्लोक दे दिया होगा या फिर एक कविता वगैरह दे दी होगी। ठीक है, तो उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। तो सेम टू सेम ये भी आपका 5 अंक का होगा।
इसके बाद बात करेंगे 5वें प्रश्न की, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरिचित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। कहने का मतलब खंड काव्य आपका अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपके खंड काव्य आपको अलग अलग जिलों के अपने जिलों के हिसाब से पढ़ने हैं। ठीक है, ये अंक का ये हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो का नंबर में सबसे पहले आपका जो आपका गद्य है, गद्य की जो बुक है उसमें से लेखक का जीवन परिचय आएगा और उसमें उसकी रचनाएं पूछी जाएंगी। तो ये 5 नंबर का होगा। कहने का मतलब 3 नंबर में आपका जीवन परिचय और 2 नंबर की आपकी उसकी रचना है 5 नंबर। इसी तरीके से खा नंबर जो आएगा इसमें वो आपका कवि का जीवन परिचय आएगा, मतलब काव्य में से। ठीक है, पद्य की जो बुक है उसमें आपके कवि दे रखे हैं, उसका जीवन परिचय आएगा और उनकी रचना आएंगी। ये भी सेम टू सेम 5 अंक का होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक। कहने का मतलब आपका जो संस्कृत की बुक है उसमें आपके श्लोक दे रखे हैं, उसमें से किसी एक श्लोक को आपको लिखना होगा जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, 2 अंक का ये श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। कहने का मतलब 3 आपको प्रश्न दे रखे होंगे। ठीक है, 3 प्रश्नों में से आपको 2 के संस्कृत में उत्तर देने होंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न तो 4 नंबर के ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट प्रश्न आएगा वो होगा आपका निबंध। और निबंध कौन कौन से टॉपिक पे होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या और जनसंख्या। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित। ठीक है, तो इतने टॉपिक है जिस पर आपको निबंध पूछा जाएगा। ये निबंध जो होगा आपका 9 अंक का होगा। ठीक है, तो टोटल आपके ये 70 मतलब 50 अंक हो जाते हैं खंड बा में। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 खंड काव्य में कौन कौन से खंड काव्य आपको कौन कौन से जिले में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला खंड काव्य है आपका मुक्तिदूत। मुक्तिदूत जो है आपको कौन कौन से जिले में पढ़ना है। सबसे पहले आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इतने जिलों में आपको मुक्तिदूत पढ़ना है। उसके बाद ज्योति जवाहर, ये आपको कौन कौन से जिलों में पढ़ना है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा, इसमें पढ़ना है। उसके बाद अग्र पूजा आपको पढ़नी है प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा, 3 जिलों में ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मेवाड़ मुकुट, इसमें जो आपका बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच, इतने जिलों में पढ़ना है। उसके बाद जय सुभाष, तो जय सुभाष आपका लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई, इतने जिलों में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मातृभूमि के लिए, ये कौन कौन जिलों में पढ़ना है। गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। ठीक है, इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कर्ण कौन कौन से पढ़ना है आपको। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा, इसमें कासगंज भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कर्मवीर भारत, तो मेरठ, फरकाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। और लास्ट रह जाता है आपका तुमुल जो आपको पढ़ना है वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं, इतने जिलों में ये पढ़ना है। अब बात करते हैं 70 पॉइंट सिलेबस जो आपका गद्य पद्य में आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो गद्य में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है मित्रता, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद ममता, जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद, अजंता, भगवत शरण उपाध्याय, ये 4 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ने हैं। उसके बाद काव्य की बात करें तो काव्य में सबसे पहले आपका सूरदास का आपका पद, ये आपको पढ़ना है। तुलसीदास के आपके धनुष भंग और वन पथ पर, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद रसखान का आपका सवैये पढ़ने और कवित्व पढ़ने हैं। उसके बाद बिहारी लाल की आपकी भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त की आपको भारत माता का मंदिर यह है, महादेवी वर्मा का आपका हिमालय से, सुमित्रानंदन पंत की आपकी चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का आपका झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का आपका भाषा एक मार्ग अनंत है। उसके बाद श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, ये आपको काव्य में पढ़ने हैं। उसके बाद संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले आपका वाराणसी पढ़ना है, देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, वीर वीरण पूज्यते, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अरण्य श्वेत केतु संवाद, ये पढ़ना है। उसके बाद जीवन सूत्राणी और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उस सिलेबस की जो आपको नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब 30% जो आपका रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले गद्य में क्या लिखूं, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी, ये नहीं पढ़ना है आपको। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी से दिनकर, ये भी नहीं पढ़ना। उसका पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये भी नहीं पढ़ना। 3 चैप्टर आपको इसमें नहीं पढ़ने। बात करते हैं काव्य में, तो सुमित्रानंदन पंत की चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना। माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह
का नदी नहीं पढ़ना है, अशोक वाजपेयी युवा जंगल नहीं पढ़ना है, महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी की प्रति ये भी आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत में बात करें तो कैन की वर्धते ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अनुयुक्ति विलास नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में आपको समास में आपका कर्मधारय बहुव्रीहि समास नहीं पढ़ना है। संधि में केवल वृद्धि संधि आपको छूट दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है। सर्वनाम में तद और यस्मद आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद धातु रूप में द्रस और पच आपके हटा दिए गए हैं। उसके बाद एक टॉपिक और हटाया गया है, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने का वाला। हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसका संस्कृत में अनुवाद करना रहता था, पूरा टॉपिक आपका हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपका हाई स्कूल 10th क्लास के हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया है और पेपर का कैसा स्वरूप रहेगा वो भी बताया है। इसके साथ ही मैं अभी पेपर का फॉर्मेट और डालूंगा कि पेपर किस तरीके से आपका आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।